एविडेंस एक्ट क्रिमिनल मामलों में लागू होता है कि सिविल मामलों में? दोनों में। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज बोला कि ये एडजेक्टिव लॉ है और इसके कंसर्निंग हमें तीन चीज चाहिए: प्रोसीजर, प्लीडिंग एंड प्रूफ। प्रूफ क्या है? व्हाट इज प्रूफ? Sir, it is an effect of evidence. यस, यानी एविडेंस एक अलग चीज है, प्रूफ उसका इफेक्ट है। और जब ये दोनों में लागू होता है तो हमें ये देखना होगा कि दोनों में क्या एक जैसा लागू होता है। सिविल मामलों में और क्रिमिनल मामलों में एविडेंस लागू करने के नियम जो हैं क्या एक ही हैं? लेजिस्लेचर ने जो आपको नया कानून दिया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उसमें सिविल लॉ की बात की है। वो तो क्रिमिनल लॉ अमेंड कर रहा था ना। उसने किन किन चीज को अमेंड किया? आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। एविडेंस सिविल मामलों में भी लागू होगा, ये लेजिस्लेचर को नहीं पता था। पता था? ठीक है, अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे हम। देखिए, हम जानते हैं कि किसी फैक्ट को जो आप कहते हैं, जैसे किसी का मर्डर हुआ, वो क्या है? फैक्ट है। किसी ने गोली चला के मारा, फैक्ट है। किसी के वस्त्र से खून के धब्बे मिले, फैक्ट है। Yes. हम कोर्ट में क्या स्टेब्लिश करते हैं? उन्हीं फैक्ट्स को, और उसके लिए जिन चीज़ों का सहारा लेते हैं वो एविडेंस है। और एविडेंस जब इस मात्रा में प्रोबेटिव फोर्स पा लेता है कि किसी फैक्ट को एस्टेब्लिश कर देता है, तो वैसे स्थिति में वो प्रूफ बन जाता है। ठीक है, तो सिर्फ क्रिमिनल मामलों में ही फैक्ट को एस्टेब्लिश करना होता है या सिविल मामलों में भी? सिविल मामलों में भी, क्योंकि एविडेंस तो दोनों जगह लागू होगा। आइए पहले देखते हैं कि सिविल मामला और क्रिमिनल मामले में क्या क्या अंतर है। क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस है। अभी चूंकि हमने आपको बताया नहीं है, इसलिए हम सिर्फ अभी इशारे करेंगे। जिस वक्त डिस्कस करेंगे लेटर ऑन हम इसको डिटेल्स में जाएंगे। पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि जो भी आपके पास प्राइमरी एविडेंस है या सेकेंडरी एविडेंस है। प्राइमरी एविडेंस जैसे कि आपने कोई ओरिजिनल कॉपी दिया, वो प्राइमरी है। समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर आप उसकी फोटो स्टेट कॉपी दे रहे हैं तो वो क्या है? सेकेंडरी एविडेंस है। तो ये प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, इन दोनों को दोनों ही मामलों में एक समान ही व्यवहार किया जाता है। दूसरा ओरल एविडेंस एंड सेकेंड वन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डिजिटल एविडेंस भी अब डिजिटल रिकॉर्ड को भी अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही कहेंगे। तो ये भी आपके दोनों मामलों में एक जैसा ही होता है। उसके बाद एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये प्रक्रिया भी दोनों में एक जैसी ही होती है। लीडिंग क्वेश्चन के कंसर्निंग बातें। लीडिंग क्वेश्चन क्या है? हम आपसे अगर पूछें कि क्या आपका नाम राम है, ये किस तरह का सवाल है? क्या आपका नाम दयानंद है, ये किस तरह का प्रश्न है? ये वैसे प्रश्न है जिसमें उत्तर छिपा हुआ है। आपने शोले देखा है ना, अमिताभ बच्चन क्या पूछते हैं? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? तो ये क्या है? ये सब लीडिंग क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन से प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ हो, लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन पूछने की इजाजत नहीं है। तो ये भी दोनों मामलों में एक जैसा ही होता है।
उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, तो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो सिर्फ सिविल मामलों में लागू होते हैं। जैसे आपका एडमिशन, एडमिशन और स्टेपल, ये जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ सिविल मामलों में ही लागू होगा। तो क्रिमिनल मामलों में अभी सिर्फ लिख लीजिए, क्योंकि अभी शायद इन शब्दों से वाकिफ ना हो आप, और लोग बाद में इन सभी चीज़ों पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिर इसका मतलब समझते हैं, कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि सी है, कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? मैं भी था, वो भी था, मैं भी था। ये एकॉम्प्लिस है, Co-accused. ये को-एक्यूज्ड है, ये अप्रूवल है। इन तीनों में फर्क समझते हैं? एक कॉम्प्लेक्स सह अपराधी है, क्या अंतर है तीनों में? एक्यूजेशन क्या होता है? आरोप. तो चार्ज कहते हैं उसको। इसका मतलब क्या होता है? एलिगेशन, आरोप। क्या है इसका मतलब? स्टेटमेंट। ये है कथन। मेरे घर में चोरी हुई है, ये फैक्ट है, स्टेटमेंट है, क्या है? Fact है. स्टेटमेंट ही है। मिस्टर एक्स ने मेरे घर में चोरी की है, Allegation. एलिगेशन है। क्या फर्क आ गया? स्टेटमेंट कोई भी कथन हो सकता है, लेकिन एलिगेशन वह कथन होता है जिसको जो लगाता है उसके ऊपर लायबिलिटी होती है कि वो उसको साबित करे। फर्क समझ रहे हैं? अगर मैंने कहा मिस्टर एक्स ने चोरी की है, तो लायबिलिटी किसके ऊपर है? मैं अब प्रूफ करूं मिस्टर एक्स ने चोरी की। इसी तरह देखिए सब यहाँ, ये एक्यूज्ड है। एक्यूज्ड और कॉन्विक्ट क्या दोनों एक ही व्यक्ति हैं?
जिस पे एलिगेशन लगा है वो एक्यूज्ड है, और एक से अधिक व्यक्ति पे एलिगेशन लगा है तो वो एक्यूज्ड है। साथ साथ दोनों पे लगा है, मान लीजिए ए और बी दोनों पे लगा है। ये इन दोनों पे मिस्टर ए और मिस्टर बी ने मेरे घर में चोरी की है, तो कोई एक्यूज्ड कौन कौन है? जरूरी है कि बी भी चोर हो? नहीं, क्योंकि तो एलिगेशन है। अगर बी चोर नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि वो एकॉम्प्लिस है, अपराधी है? नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमें सबूत नहीं मिल रहा होता है, इतना सातिर चोर है या इतना सातिर तरह से अपराध किया गया है कि कोई सबूत उसने छोड़ा ही नहीं है। ऐसे अपराधी नहीं होते हैं? होते हैं, क्योंकि पुलिस का काम क्या है? इन्वेस्टिगेशन करके साक्ष्य एकत्रित करना, एविडेंस कलेक्ट करना। उसे कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, वो क्या करेगा? इन दोनों को पकड़ के पिटाई करेगा? लीगल है? रिमांड लेंगे। हाँ, और रिमांड लेना लीगल है, रिमांड में ले जाके पिटाई करना लीगल है? थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना लीगल है? नहीं। तो क्या करेगा वो? इन दोनों में से एक को कहेगा कि तुम जो कुछ भी जानते हो बता दो, तुम्हारी सजा हम कम करवा देंगे, और वैसे स्थिति में हो सकता है कि तुम्हारी सजा हम माफ भी करवा देंगे। ये प्रलोभन है, ऐसा कर सकता है? ऐसा करता है। इसमें से एक व्यक्ति तैयार हो गया, एक अगेंस्ट मतलब बी तैयार हो गया एक अगेंस्ट में गवाही देने के लिए, और किस शर्त पे तैयार हुआ है? सजा माफ कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? या तो स्टेट या फिर प्रेसिडेंट, या तो स्टेट या फिर सेंटर। ये है ना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यस। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब किसी की सजा माफ कर रही है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार का गवाह बन चुका है, तो इसको अप्रूवर कहते हैं। ये अप्रूवर है, उसके कंसर्निंग प्रोविजंस है, वो चर्चा करूँगा। और एक कॉम्प्लेक्स, ये कौन है? सहअपराधी। प्रूफ हो जाता तो उसकी जरूरत क्या थी? तब तो कन्विक्ट कर देते। हाँ, ऑफेंस साथ में उसने कमिट एक्चुअली किया है, सिर्फ एक्विजिशन नहीं है, उसने सचमुच ऑफेंस किया है। और वैसे स्थिति में ऐसा नहीं है कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया है या इस तरह की कोई बात, जिस वजह से भी अगर इन दोनों का एक साथ ट्रायल चल रहा है एक ही ऑफेंस के लिए, तो ऐसे स्थिति में इसकी गवाही ली जा सकती है। लेकिन खुद ही ऐसे चरित्र का है तो क्या यह सच बोलेगा? अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, वो एक अलग इशू है। बट क्या इस अनवर्दी ऑफ क्रेडिटनेस की वजह से इसके साक्ष्य को नहीं लेंगे? ले सकते हैं। ले सकते हैं। और क्या इसके इनकॉर्रोबोरेटेड एविडेंस के आधार पे एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये जानने के बावजूद ये व्यक्ति अपराधी चरित्र का है, ये किसी और को फंसा भी सकता है, झूठ भी बोल सकता है। हम इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पे आपके फुल क्वेश्चन आते हैं। तो हमने कहा कॉन्फेशन और एक्कम्प्लिस से संबंधित प्रावधान कहाँ आ जाएगा? सिर्फ क्रिमिनल मामलों में। दूसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वह है, आप लोग कोर्ट गए हैं? इसमें बहुत लोग लगता है नहीं गए हैं। यहां मान लीजिए जस्टिस बैठा हुआ है,
अगर फेस पार्ट इधर है तो राइट हैंड साइड किधर होगा? इस साइड इधर आप इधर रखिए। इधर, राइट, लेफ्ट, राइट साइड कौन होता है? जिससे हम्म? plaintiff side. राइट साइड पिटिशनर होगा। यस, प्रोसिक्यूटर या प्लेंटिफ। यहाँ या तो प्रोसिक्यूटर या Plaintiff. प्लेंटिफ। प्रोसिक्यूटर अगर मतलब क्रिमिनल मामला हुआ, प्रोसिक्यूटर प्लेंटिफ मतलब सिविल मामला हुआ। और लेफ्ट साइड डिफेंडेंट। अब देखिए क्या होता है कि क्रिमिनल मामले में किसी अभियुक्त पे लगाए गए आरोप को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? स्टेट का। स्टेट मतलब कौन रिप्रेजेंट करता है स्टेट को? पीपीपी पीपी जो भी है यानी प्रोसिक्यूटर। ये होल एंड सोल इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या साबित करने की? बर्डन ऑफ प्रूफ ये शिफ्ट नहीं करता है। इसी को ही प्रूफ करना है कि एक्यूज्ड गिल्ट है। एक्यूज्ड को क्या प्रूफ करना होता है? नॉट गिल्टी प्रूफ करना होता है। Doubt create होता हाँ, उस पर भी हम लोग आएंगे। उसको कुछ नहीं प्रूफ करना होता है, बल्कि यहाँ तक कि अगर जस्टिस के दिमाग में ये बात आ जाए कि इस व्यक्ति का कोई मामला प्राइवेट डिफेंस के तहत आता है या फिर कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो पूरी तरह से साबित नहीं हो सके, तो वैसी स्थिति में इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, क्योंकि मामला क्या हुआ? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं हुआ। अब देखिए हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया? ये क्रिमिनल मामलों में लागू होता है। ये प्रिंसिपल है क्रिमिनल मामले का, एविडेंस के कंसर्निंग। सिविल मामलों में preponderance of probability और संदेह से परे। क्या है preponderance of probability? ये वो है, एक गोल्डन स्केल है। सोने की दुकान पे गए हैं कोई सामान लेने, जरा सा रत्ती भर फर्क होता है तो चार्ज कर देता है, यानी बहुत ही माइन्यूटली उस चीज को तौलता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि गोल्डन स्केल पे कौन है। गोल्डन स्केल पे कौन है? ये सब शब्द पूछ के आपसे कई बार इंटरव्यू वगैरह में सवाल पूछे जाते हैं। गोल्डन स्केल का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एविडेंस है 100 पॉइंट में जो आपको प्रूव करना है, वैसी स्थिति में आपने मात्र 40% प्रूव किया और 60% डिफेंडेंट ने प्रूव कर दिया। छोड़ दीजिए, 41% भी प्रूव कर दिया। किसने अधिक प्रूव किया? एविडेंस किसके ने अधिक दिया? न्याय किसके पक्ष में चला जाएगा? 41% वाले। यही है, ये सिविल मामलों में लागू होता है।
प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का प्रिंसिपल सिर्फ सिविल मामलों में लागू होता है। यानी अगर एविडेंस के तौर पे आपका एविडेंस अधिक है तो आप सिविल मामलों में जजमेंट अपने पक्ष में पा सकते हैं। जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, जजमेंट अपने पक्ष में पा सकते हैं। इसको याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब नहीं, यही हम जानना चाह रहे थे, यही कंफ्यूजन है। 1% भी ना हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि 100% का कोई स्केल हो, ये बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए लिखा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जो भी रीजनेबल डाउट हो रहे हैं उससे ऊपर। अब कोई डाउट जैसा कोई चीज बचा नहीं। वैसे स्थिति में जब आप प्रूफ कर देते हैं ये मामला, तो वैसे स्थिति में उस अपराधी को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिल जाएगी, क्योंकि सारे रीजनेबल डाउट को वहां क्लियर करना पड़ता है। अगर नहीं कर सके तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा और एक्यूज्ड को बरी कर दिया जाएगा। ये एविडेंस के ऊपर लायबिलिटी। चूंकि अभी चर्चाएं होंगी कुछ चीजों की, इसलिए थोड़ी सी जानकारी आपको हम और भी दे देते हैं। जब आप लोग मिस्टेक की तैयारी कर रहे हैं या जुडिशियल सर्विसेज की, आज इस कंसर्निंग भी, या आप अगर आप कोर्ट जाते हैं तो सबसे निचले हायरार्की पे कौन होता है? सबसे नीचे मुझे सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास क्रिमिनल में रहता है। हम बता रहे हैं। ये क्या है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। ये मजिस्ट्रेट है, कौन सा? सेकंड क्लास। इसके ऊपर फर्स्ट क्लास। इसके ऊपर सीजीएम सर, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके ऊपर एडीएम एडीजे सर, एडीजी या डीजी, डिस्ट्रिक्ट जज, जो भी कही। इसके ऊपर सेशन जज या असिस्टेंट Assistant judge ये कौन होगा? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट उसके ऊपर हाई कोर्ट सर, सेशन जज ऊपर रहता है, उसका असिस्टेंट जो होता है एडीजी। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। यस सर, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ये हायरार्की है। सीजीएम फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। होता है सर, सीनियर जज। ठीक। एडीजे या डीजे दोनों समकक्ष। इसके समकक्ष। हाँ ठीक है, मतलब क्या है, ये सेशन कोर्ट में है, कोर्ट ऑफ सेशन है ना ये। यहाँ तक हम इसको मजिस्ट्रेट कहते हैं, और जब डीजे में जाते हैं तो जज ये जज कहलाता है। और हाई कोर्ट में पहुंचे तो न्यायमूर्ति, जस्टिस। न्यायमूर्ति। और ये न्यायाधीश। यस सर, दंडाधिकारी और ये फर्स्ट क्लास सर, जस्टिस
सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस ही लगेगा सर। जस्टिस। सर ये लोग हिंदी में क्या बोलते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट? इसको बता रहे देखिए, एक तरह से देखें तो सभी न्यायिक अधिकारी जज ही हैं, ये सब के सब जज हैं। इनको सम्मान देने के लिए न्यायमूर्ति कहते हैं। नीचे वाले को मजिस्ट्रेट। एक और शब्द होता है मुंसिफ, वो कौन होता है? यस, जो सिविल मामला देखता है तो मुंसिफ, और जब क्रिमिनल मामला दिखेगा मजिस्ट्रेट। यानी एक ही व्यक्ति है जो अब अपने क्षेत्राधिकार में सिविल जुरिडिक्शन का प्रयोग जब करता है तो मुंसिफ है, और जब क्रिमिनल जुरिडिक्शन में आता है तो वो मजिस्ट्रेट है। उसी तरह डीजे में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहलाते हैं। जब वो सिविल मामला देखते हैं तो सेशन डिस्ट्रिक्ट जज। सॉरी हाँ। और जब क्रिमिनल मामला देखते हैं सेशन तो सेशन जज। और जस्टिस साहब जी, ये सब एक ही ये तो हमेशा मूर्ति नहीं, सॉरी, न्यायमूर्ति बने रहेंगे। ये डिफरेंशिएट जब हमने किया तो एक चीज और समझ लीजिए कि बेंच समझते हैं ना? यस बेंच मतलब जहाँ आप लोग बैठ के स्टडी करते हैं। जजेस क्या जजेस सीट करते हैं वो कौन जज? हाई कोर्ट में सर। हाई कोर्ट। क्योंकि जज हम किसके कंसर्निंग कर रहे हैं? हाई हाईकोर्ट के कंसर्निंग जज कर रहे हैं। नो सर ये भी आपने सिखाया है। कोर्ट। जस्टिस है भी, हाई कोर्ट में जस्टिस है और सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस है। जज कहाँ है? सेशन कोर्ट में। एक होता है आपका सिंगल बेंच, दूसरा डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच। फिर होता है फुल बेंच होता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। जब चूंकि बेंच गठ का गठन हो रहा है तो कहाँ होगा ये? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, यही होगा ना। नीचे तो जिसकी जो जुरिडिक्शन है हम लोग देख चुके हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में जब भी होगा डिवीजन बेंच होगा। तो सिंगल बेंच फिर कहाँ होगा? हाई कोर्ट। जब एक जज बैठते हैं तो ये सिंगल बेंच है। जब दो जज बैठेंगे तो, डिवीजन बेंच। तीन बैठेंगे तो, नहीं, तीन पांच बैठ। तीन या तीन से हमने क्या पूछा? जब एक बैठते हैं तो सिंगल, दो बैठेंगे तो। गलती से भी डबल बेंच नहीं कहिएगा, डबल बेंच गलत टर्मिनोलॉजी है। दो बैठेंगे डिवीजन बेंच, दो बैठे, तीन बैठे, चार बैठे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के साथ खास बात यह है कि इसमें मिनिमम जजेस की संख्या 5 होती है। मिनिमम, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। मिनिमम 5 रहेंगे, 5 से कम नहीं रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में। कहाँ है ये प्रोविजन? जब हम लोग आर्टिकल 145 देखेंगे
वहाँ ये प्रोविजन है। फुल बेंच क्या हो? 3 and more. 3 and more फुल बेंच हुआ। ऐसी गलती ना कीजिए। कोई मामले का निर्णय किसी को बेंच को सौंपा गया और उसने कोई जजमेंट दिया। उस जजमेंट को लगता है कि इसको रिकंसिडर किया जाए, तो निश्चित रूप से उस बेंच को नहीं भेजेंगे, उससे लार्जर बेंच का गठन करेंगे। जब हम उससे लार्जर बेंच का गठन करते हैं तो वो फुल बेंच है। कौन सा? पहले प्रीवियसली कोई मामला है जो डिसाइडेड हो चुका है, बट उसको लगता है कि उसको रिकंसिलिएशन की जरूरत है। वैसे स्थिति में हम उससे लार्जर बेंच का गठन करते हैं, देन वो फुल बेंच कहलाता है। फुल बेंच में मामला जाता है। तो फुल बेंच में मामला गया और मान लीजिए जितने भी जजेज हैं उनसे अधिक लार्जर बेंच ही बनेगा। फुल बेंच हमेशा लार्जर बनेगा। उसमें चोरी नहीं है कि हर बार सारे जजेज ही हों, कुछ एक्सपर्ट भी बैठा दिए जाते हैं किसी मामले के कंसर्न। लेकिन अगर मामला टोटल की टोटल सभी जजों के द्वारा सुना गया है, मतलब अगर लार्जर बेंच 8 लोगों का है या 13 लोगों का है, अगर ये सब के सब जज वहां मौजूद हैं और उस मामले को सुन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये फुल कोर्ट। नहीं समझ में आया? मान लीजिए 9 लोगों की बेंच बनी। जब बेंच बनी तो उसमें से 2 का डेथ हो गया या छुट्टी पे है, तो ये फुल बेंच में सभी जज मौजूद हैं? नहीं है। लेकिन अगर 9 के 9 उस मामले को सुन रहे हैं, रिकंसिडर कर रहे हैं उस मैटर को, वैसी स्थिति में वो फुल कोर्ट है। यानी जितनी की बेंच बनी सब के सब जज मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में ये फुल कोर्ट है। ठीक है? ये सब बातें क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि अब इसकी जरूरत पड़ेगी। उसको फुल बेंच भी बोल सकते हैं, फुल कोर्ट भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। अभी तो अंतर बताया नहीं। ये सारे के सारे जज मतलब प्रेजेंट रहेंगे तो उसको फुल कोर्ट बोलेंगे। हाँ। आप प्रेजेंट नहीं रहे तो उसको फुल बेंच। नहीं, हो सकता है कि मौजूद भी हो, लेकिन हमने एक चीज क्या कहा, ये कोई जरूरी नहीं है उसमें सब जजेज ही हो। कुछ एक्सपर्ट भी अगर बैठ गए हैं वो तो जज नहीं है, तो फिर वहाँ पे फुल बेंच। वो फुल बेंच। यही हम लोग के डिस्कशन का विषय है। लास्ट क्लास हम लोग इस पे कुछ चीज़ें, कुछ एस्पेक्ट को हम लोग डिस्कस किए थे, और अब हम लोग कहे थे कि आज हम लोग इसमें एंटर करेंगे। देखिए होता क्या है ना कि जो प्रीवियस आपके एक्ट हैं, इससे पहले प्रीवियस मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, हमने कहा था कि उसका हम लोग कंपैरेटिव स्टडी इसलिए करेंगे कि हम देखेंगे कि लेजिस्लेचर ने क्या चेंजेस लाया, क्या जरूरत थी, वो भी देख लेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आपका सारा कंसंट्रेशन इस पे होना चाहिए। हम चूंकि 170 सेक्शन 170 के तहत ये क्या हो चुका है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिपील हो गया। रिपील हो गया है, तो अभी हमारे किसी काम का नहीं है।
बट किसके काम का है? चल रहा है केसेस उसमें Yes. लागू जो चल रहा है केसेस उस पर वही लागू होगा, इन्फोर्समेंट से पहले तक इन्फोर्समेंट के पहले तक। और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है? अब नहीं है सर। नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों लेके चलेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि उसने किस चीज़ को हटाया, क्या रहने दिया, किसकी कितनी रिलेवेंसी थी, इन सब चीज़ों को। लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करेंगे आप, बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे स्लाइड। ठीक है, आपका टोटल कंसंट्रेशन इस पे होना चाहिए। कब एसेंट मिला इसको? 25 दिसंबर। किसका एसेंट मिला है? प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट को। ठीक है, आइए इसके प्रेम्बल को हम लोग देख चुके थे। कैसा एक्ट है ये? कंसोलिडेटिंग एक्ट है। इसका मतलब क्या होता है? ये सारे एक्ट को एक साथ करना चाहिए। सेक्शन 5 जनरल क्लॉज एक्ट। सेक्शन 5 में जाना पड़ेगा। नहीं सर, आपको इधर पढ़ रहे हैं। कंसोलिडेट का क्या मतलब होता है? एकत्र करना, समेकित करना। देखिए, कोशिश कीजिए कि लेजिस्लेचर जो लैंग्वेज मतलब इस्तेमाल किया है उसी को बोलिए। हाँ, पर्यायवाची में होता है, बट हम उसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो विधायिका ने इस्तेमाल कर रखा है। अब अगर हम कहें आपको कि किसी को, शंकर भगवान को जल चढ़ाया जा रहा है और कहें कि शंकर भगवान को पानी चढ़ रहा है, दोनों तो पर्यायवाची है ना, जल और पानी में क्या फर्क है? आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा? शंकर भगवान आज बीमार हैं और उनको पानी चढ़ रहा है। इसलिए जो शब्द है उसका ही सही इस्तेमाल कीजिए। अगर उसने समेकन लिखा है तो हम भी समेकन ही बोलेंगे। इलीगल काम है बोलिए। और ये किस चीज के लिए हमने कहा था कि किस स्टेज में काम आता है? ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया। हाँ, ट्रायल ट्रायल कौन सा स्टेज है ये? थर्ड स्टेज। देखिए, हम एक चीज आपको और भी बता रहे हैं, क्योंकि अभी आप जो यहाँ बैठे हैं ना, आप कोशिश कीजिए कि आप इंटरव्यू भी कंप्लीट कर जाएं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ अच्छा लिखते हैं, लेकिन आपकी जो एक आदत है ना, जैसे इंटरव्यू बोर्ड में जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम फटाफट बन सकते हैं। अच्छी बात है, आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन तो उसके हाथ में है ना। कोशिश कीजिए कि पहले सवाल को अच्छे तरह से सुनिए, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुरंत आंसर दे। लीगल आंसर होना चाहिए, लॉजिकल आंसर होना चाहिए, और जो पूछ रहा है उसका आंसर होना चाहिए। ये हैबिट डेवलप कीजिए, ध्यान से सुनने की, गुड लिसनर बनिए। और ये अभी से आदत पड़ेगी ना, तब जाएगा। आप सोचिएगा कि आज मेंस का रिजल्ट आ गया, 15 दिन में तो इंटरव्यू की तैयारी कर लेंगे, ये नामुमकिन है। लोग करते हैं तैयारियां, लेकिन होता क्या है, 1:3 का रेशियो रहता है ना। एक सीट पे कितने लोगों को बुलाया जाता है? 3 कितने लोगों का सिलेक्शन होगा? 1 बाकी 2 क्या करेंगे? वापस फिर से तैयारी। नेचुरली जब तक एज है फिर से तैयारी। लेकिन क्यों आपको जरूरत पड़ेगी वहां से लौट के आने की? शंकर भगवान को पानी चाहिए। शंकर भगवान को जल चढ़ाइए, क्योंकि अगर आपने शंकर भगवान को पानी चढ़ा दिया तो इंटरव्यू बोर्ड वाला भी आपको कुछ पानी पिला के क्योंकि जब पानी भी पिलाएगा और साथ में जब आप घर लौट के आएंगे तो हो सकता है पानी चढ़ाने की नौबत अब आप पे आ गए। नहीं सुनते हैं कि कंप्लीट नहीं किया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, अरे सब क्या जरूरत है? ठीक है, आइए। और आप लोग का जो भी है कॉलेज, देखिए हमने एक चार्ट बना रखा है जिसमें हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन दोनों के डिफरेंस को एक जगह किया है। आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? सिर्फ हर रेफरेंस के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में हम उसे देख लेंगे कि हुआ क्या है। हर एक की तरह सेक्शन 1 होता है, शॉर्ट टेक्स्ट
ये क्या कह रहा है देखिए, दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कोई इंग्लिश रूपांतरण नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट वहां हम कहते थे, और हिंदी में क्या कहते थे? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यहाँ इसने क्या कहा, इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो, हिंदी एक ही बात बोलो। और क्या बोलो? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पहली बात। अब देखिए इसे क्या कह रहा है, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल बट नॉट टू एफिडेविट projecting to any court or officer nor the proceeding before an arbitrator। ये क्या बता रहा है, ये एक्ट कहाँ लागू है? जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करेंगे तो इसके एक्सटेंट की जब बात करेंगे तो ये कहाँ लागू है? ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन इंटायर वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, ये है ना, इंडिया सर, लिखा है कहीं? यस सर। इन द होल ऑफ इंडिया। जी नहीं, वो मैंने लिखा है। आपके पास बेयर एक्ट है, आप देखिए, लिखा है उसने, बेयर एक्ट है आपके पास। आप जिनके पास बेयर टीम मोबाइल खोल सकते हैं, आप मोबाइल पे मौजूद है। लेजिस्लेचर की हड़बड़ी क्यों थी? चुनाव आ रहा था। मे बी कोई भी रीजन हम नहीं जानते हैं, क्योंकि इसने दो कई मिस्टेकें की हैं जिस बीच में हम चर्चा करेंगे। पहली मिस्टेक इसने क्या की, अगर हम इधर देखते हैं, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एक साफ लिखता है, एक्सटेंड टू होल इंडिया। होल ऑफ इंडिया। ये सब है यहाँ नहीं है। हम क्या इंटरप्रेट करें, होल वर्ल्ड में भी। यूनिवर्स में भी, मंगल ग्रह पे भी, शनि ग्रह पे भी, सब जगह ऐसा है क्या पॉसिबल? तो अगर हम इसके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करें तो ये कहाँ लागू होगा? कैसे? कहाँ लागू करें इसको? तो कहता है कि चलिए जुडिशियल प्रोसीडिंग में कीजिए, बिफोर एनी कोर्ट। पाकिस्तान के कोर्ट में चले जाते हैं, बोले मेरा लागू करो। हमने क्या कहा था कि इंडियन एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? लेक्स फोरी है, लेक्स फोरी है ना? यस सर। तो पाकिस्तान में भी जाके बोलेंगे हमारा लागू करो। हमारा तो एक्ट है जिसमें लिखा हुआ नहीं है कि कहाँ लागू होगा। इसको लिखना चाहिए था कि इसको कहाँ लागू होगा, टेरिटोरियल बताना चाहिए। अगर हम उसकी बात करें कि ठीक है, उसका अभिप्राय यही था कि इंडिया है, तो इंडिया को डिफाइन भी करना चाहिए था। इसने इंडिया को डिफाइन ही नहीं किया। अब देख लीजिए पूरा एक्ट, कहीं इंडिया डिफाइन नहीं है डेफिनेशन में, न इसमें है और नहीं भारतीय न्याय संहिता में है और नहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। और कह क्या रहा है ये, जब आप देखेंगे इसका लास्ट सेक्शन 2 का 2, सेक्शन 2 का 2, सेक्शन 2 आपका डेफिनेशन क्लॉज है, वो क्या कहता है? जो शब्द इसमें परिभाषित नहीं है, और कहाँ परिभाषित है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें परिभाषित है। उसके वही अर्थ होंगे जो ये सीपीसी को क्यों भूल गया? इसको क्या लग रहा था कि इंडियन एविडेंस एक्ट सीपीसी पे लागू नहीं होती है? हम नहीं जानते किसने ड्राफ्ट किया, लेकिन स्टीफन की टक्कर लेने की जब बात थी, जब आपको लग रहा था कि कोई गौरवशाली कृति को आप थोड़ा छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, हम
ये नहीं कर रहे हैं कि सब कोई आप मुझसे एग्री हुई है, तो उसमें थोड़ी सी कॉन्शसनेस चाहिए थी, थोड़ा सा उसमें और भी अलर्टनेस चाहिए था, क्योंकि अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि इसने क्या क्या मिस्टेक कर रखा है, लेकिन मजबूरी है, अब तो पढ़ना यही है। बाद में पता चला कि फिर अमेंडमेंट आया, फिर ABCD जुट गया। हम लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस कर रहे थे क्या ज़रूरत था, इतना सेक्शन ऊपर नीचे कर दिया, सब दिमाग खराब हो गया। मतलब एक ठो बना हुआ था ना कि इस सेक्शन में वो है, और कब से 1872 से याद करके बैठे हुए थे, मतलब जो भी चला रहा था सिलसिला। अब क्या है, याद करेंगे, याद हो जाएगी 20-30 साल बाद, ये होगा ना। और कन्फ्यूजन के साथ अभी देखते जाते हैं क्या कर रहे हैं। आइए पहले इसको देख रहे हैं। पहली बात ये कि हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों में क्या बोलना है, भारतीय साक्षर अधिनियम। दूसरी, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यहाँ भी वही लिख रहा है, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। इन दोनों में कोई फर्क दिख रहा है आपको? यस सर। क्या कोर्ट मार्शल में इसमें स्पेशल कोर्ट जैसे आर्मी एक्ट, नेवी उसे एक्ट, उसको हटा दिया, उसको हटा दिया। सिर्फ इतना ही हटाया, बाकी कोर्ट मार्शल तो इसमें भी था, उसमें भी था, जी। ये कर दिया। बाकी क्या क्या चीज पे नहीं लागू होगा, तो इसने कहा एफिडेविट, दूसरा आर्बिट्रेशन, यस। इस पे लागू नहीं होगा, ये है ना। यस। पुराने वाले में क्या था, पुराने वाले में भी इन्हीं का लिखे थे। not to affidavit presented to court or officer or not proceeding before an arbitration। यही बात थी। यस। अदर देन कोर्ट मार्शल में पहले मतलब कोर्ट मार्शल पे मतलब लागू नहीं था। कोर्ट मार्शल पे कुछ जो डिसिप्लिनरी वगैरह के कंट्री में ये बने हुए हैं, कोर्ट मार्शल बोर्ड अंडर द आर्मी एक्ट, डिसिप्लिनरी एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, इनको छोड़ के बाकी कोर्ट मार्शल पे लागू था। पूरे पे लागू है कोर्ट मार्शल। अब उसने पूरे पे लागू कर दिया, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ देखिए, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, सभी आ गए। अब कोर्ट मार्शल पे भी, यानी अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेना न्यायालयों पे भी लागू होगा जहां कोर्ट मार्शल होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बट नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू हाँ, एनी इसने हमने कोर्ट कहा कि ना तो एफिडेविट ना आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, इन दोनों भी वर्ग और ऑफिसर मतलब कोर्ट और ऑफिसर। कोर्ट और ऑफिसर सब बता रहे हैं सर। क्या लिख रहा है, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। पहली बात तो ये समझिए कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है। एक होता है दोनों में क्या अंतर है? एक्शन इन प्रोसीडिंग। कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया, वो कार्रवाई कर रहा है आपके अगेंस्ट में, और जो जुडिशियल स्टेप्स हैं वो कार्रवाई है। जुडिशियल स्टेप्स मतलब इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, ये सब स्टेप्स हैं जो कार्रवाई है, प्रोसीडिंग्स चल रही है। ये किसकी बात कर रहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग। इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। न्यायिक कार्रवाई।
क्या मतलब होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग का? यस, वेरी गुड। इसमें वो हर एक कार्रवाई शामिल है जिसमें शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है या लिया जा सकता है। ये डिफाइंड है आपके 2I of CRPC। अब भूल जाइए, अब 2M ऑफ किसका? भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं, भारतीय नागरिक सुरक्षा नागरिक सुरक्षा जैसे सेवा। सुरक्षा संहिता। पागल हो जाए। हाँ, कुछ दिन लगेगा समझने में। सर एक बात हमको बताइए सर, अभी जुडिशरी में क्या चीज़ से पूछेगा? जुडिशरी में क्या चीज़ से पूछेगा? जब तक ये अप्लाई नहीं होता है, जब तक लागू नहीं होता है, तब तक तो आपको पुराना ही चल रहा है। हमने कहा कि आपके एसेंट मिला हुआ है और ये क्या कर रहा है? इट्स कम इनटू द फोर्स आफ्टर द जब ये हो जाएगा तो बात समाप्त हो जाएगी। अब ये आप कहिएगा कि सर मेरी कॉपी तो जाएगी उनके पास जो पहले से बैठ के पढ़े हुए हैं, सीआरपीसी एविडेंस और वो तो माथा पकड़ के बैठ जाएंगे इसने क्या लिख दिया। तो रेफरेंस ये दे दीजिएगा, अगर आप इंटेलिजेंट हैं और कर सकते हैं ऐसा तो दोनों का। अगर आपको लिखना है सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी तो बगल में भी लिख दीजिएगा सेक्शन 1 इक्विवेलेंट टू सेक्शन 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो जब तक लागू नहीं होता है तब तक आप यही काम करेंगे। हमें क्यों बीच में कॉन्ट्रैक्ट रोक किए बताना पड़ा, ताकि जब ये लागू हो जाए तो आपको कठिनाई न हो। जी, पहली बात कि जो कुछ भी बोलिए ऐसी आवाज में बोली ताकि हम भी सुन सकें। इनका कहना है कि सर पढ़ लिए तो फिर बदल देगा, फिर चेंजिंग हो जाएगा। तो फिर से वही कोशिश करेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, वो आपसे भी सुझाव मांग रहा था, आपने नहीं दिया, ये अलग बात है। नहीं पता है क्या? वो जनता से भी सलाह सुझाव मांगा था। कौन जनता था? पार्टी वर्कर। ठीक है, ये क्या कहता है कि इसके तहत वो सारी कार्रवाई आती हैं जिसमें साक्ष्य क्या चीज पे लिया जा रहा है? शपथ पत्र मत बोल दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, ये साक्ष्य ओथ पे, इसका मतलब होता है शपथ। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, इसका मतलब होता है शपथ पत्र। साक्ष्य क्या चीज पे लिया जाता है या लिया जा सकता है? ओथ पे। अगर ऐसी कोई कार्रवाई है तो जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ऐसा कौन सा काम है? देखिए, एक कोर्ट में बैठा हुआ व्यक्ति, जज, जस्टिस, मजिस्ट्रेट, अगर चीफ जस्टिस की बात करें तो वो सुनवाई भी करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में वो क्या करते हैं? मास्टर ऑफ द रोस्टर है। इसका मतलब वो मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब क्या हुआ? आज आप ये मामला सुनेंगे, आज आप वो मामला सुनेंगे, बस इतने तक न अंतर है। बाकी और किसी चीज में अंतर है क्या चीफ जस्टिस और जस्टिस में? सीनियरिटी तो कोई मायने नहीं रखता है, वो कोई अंतर थोड़ी कहते हैं, वो तो आपकी बदकिस्मती है, खुशकिस्मती है। हाँ? अगर आप जूनियर भी हैं तो अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट तक जाइएगा। तो इसको खुशकिस्मती माने या बदकिस्मती? कम उम्र में आप जस्टिस बन गए हैं तो आपका तो पक्का है कि आप जाइएगा ही। तो एक तो ये है, तो जिस वक्त वो जुडिशियल एक्ट कर रहे हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में है, लेकिन मास्टर ऑफ रोस्टर के वक्त क्या है? वो एडमिनिस्ट्रेटर है। तो क्या वो उस वक्त में जुडिशियल वर्क कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जुडिशियल माइंड में नहीं अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, जुडिशियल माइंड तो वो हर वक्त अप्लाई करेंगे, किसी को विभाग बांटना भी हो, किसी को कार्य सौंपना भी हो, ऐसी स्थिति में भी वो जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जब करेंगे तो जुडिशियल प्रोसीडिंग के श्रेणी में नहीं है।
यानी वैसे स्थिति में जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं तो वहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साफ कहता है इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू होने के लिए क्या जरूरी है कि एक्ट जो है और जुडिशियल कैपेसिटी में वो अपनी कार्य को परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए 164 की कार्रवाई चल रही है, अभी की सीआरपीसी 164, पुरानी सीआरपीसी 164 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 183 दोनों सेम ही है। इसके तहत कार्रवाई अगर की जा रही है तो क्या उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा? नहीं लागू होगा। जब से वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बताएंगे ना तब बताएंगे। 164 का बयान आप लोग अक्सर सुने होंगे ना, 164 का बयान हो रहा है, वहाँ क्या होता है? मजिस्ट्रेट लेता है। नहीं, आप किसी प्राइवेट मतलब वो मामला में गए होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, इसलिए वहाँ तो निश्चित रूप से वहाँ सब कैमरे में भी होता है, ऑन कैमरा होता है। तो जब 164 का बयान 183 का बयान हो रहा हो तो वैसे स्थिति में वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम उस पर लागू नहीं होगा। कई बार आपसे पीटी में क्वेश्चन रहेगा, वहाँ 164 लिखा रहेगा, तो कहाँ कहाँ लागू होगा? तो जब आप मेंटेनेंस का प्रोसीडिंग में है, अब क्या बोले 125 ऑफ सीआरपीसी हमको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो सबको हो रही है, ये मान के चलिए। तो वैसे स्थिति में अगर आप पुराना भी याद करेंगे ना तो बाद में आपको नया रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है अभी, इसलिए हम बोल रहे थे कि इसकी बहुत जरूरत नहीं थी। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बहुत देखिए, बोलने से ही कोई फायदा नहीं। मैं जान रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मेरा अपना पर्सनल विचार है। अमेंड बहुत कम हुआ है सर, लेकिन वही सेक्शन इधर उधर कर दिया है। गड़बड़ कर दिया, ठीक वही है, लेकिन क्या जरूरत थी? हमने तो पहले ही बताया। इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा कि संसद बनाए, नया कानून बनाए, और बाकी लोग को कांके भेज दिया गया, पढ़ने वाले को। देखिए सर का माथा पकड़ लिया। सर टेंशन नहीं लीजिए, आइए। दूसरा होता है कि अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो रही है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग समझते हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग समझते हैं, क्या अंतर होता है दोनों में? विभागीय कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई और अनुशासनिक कार्रवाई, क्या फर्क होता है? क्योंकि हम देखेंगे ना कि एविडेंस एक्ट अब कहाँ कहाँ लागू होगा, कहाँ नहीं लागू होगा, इन सब चीजों को तो देखना है ना। तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या हुई कि ये देखना कि जहाँ जुडिशियल प्रोसीडिंग है और वो कोर्ट है, अभी हम लोग कोर्ट भी डिफाइन करेंगे कि कोर्ट क्या है, और कोर्ट की डेफिनेशन नहीं दिया है। अरे पहले में दिया है, तो पहले में दिया है, तो आप पहले वाला बोल रहे हैं, आप नहीं पहले मतलब आप आइए ना सेक्शन 2 के ए में दिया है कोर्ट का डेफिनेशन। सेम है, ये सेम सेम है। आ रहे हैं, थोड़ी देर में रुक जाइए ना। तो यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं इस चीज को कि ये कहाँ लागू होगा। अभी एक ऑल कोर्ट्स बोला इसने ना, एनी कोर्ट बिफोर एनी कोर्ट। एनी कोर्ट का मतलब ट्रिब्यूनल शामिल है? नहीं सर, सीपीसी शामिल नहीं है। नहीं, पर पूछ रहा हूँ ट्रिब्यूनल कोर्ट है या नहीं है? आयोग आयोग शामिल है,
कंज्यूमर फोरम शामिल है? तो क्या मान के चले कि कोर्ट का मतलब, कोर्ट को डिफाइन करेंगे ना, फिर इसने कोर्ट को डिफाइन कर दिया। आइए पहले उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ी देर के लिए फिर हम लोग इस पे आएंगे। 2 मिनट की खाली इतना समझ लीजिए कि जब ये सेक्शन 2 दे रहा है तो इसके आगे क्या लिख रहा है? डेफिनेशन, डेफिनेशन। और पुराने वाले में क्या लिखा हुआ था? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। दोनों में कोई फर्क होता है? एक ही चीज होती है? कुछ ना कुछ तो होगा फर्क। डी है उधर, वो आई है, इसके अलावा ठीक है। पहली चीज कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था उसका सेकंड रिपील कर दिया गया था, सेक्शन 2 नहीं था वहाँ। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज स्टार्ट होती थी सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 से। इन्होंने सेक्शन 2 में उस जगह को खाली मिला और वो वहाँ चले गए, और जाने के बाद इन्होंने डेफिनेशन शब्द दिया, ये समझे बगैर कि इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है। अब हम लोग उसको देखेंगे कि मतलब क्या होता है। डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्ट। डेफिनेशन को हिंदी में परिभाषा। इंटरप्रिटेशन और इसका अर्थान्वय। इसका मतलब क्या लिखा हमने? डेफिनेट डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित। क्या हुआ? जब हम उसकी बाउंड्री में उसको बाउंड देते हैं, यानी कि हमने जो कह दिया अब यही है, इसलिए 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक मीन्स एंड दूसरा इंक्लूड्स। ये क्या कहता है? कोर्ट इंक्लूड्स। एक तो इंक्लूडिंग है, एक शब्द आता है मीन्स और दूसरा, जब भी आप डेफिनेशन या इन सब चीजों को देखेंगे वहां लिखेगा समथिंग मीन्स, समथिंग इंक्लूड्स। दूसरी चीज उसके पहले ये क्या लिखता है? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। इसका क्या मतलब है? देखिए, लॉ पढ़ने का तरीका ही ये है कि हम क्यों बोलते हैं आपको कि बेयर एक्ट को बेस बनाइए और उसको पोस्टमार्टम कर दीजिए, और यकीन मानिए आपको किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी अगर आया तो यही पोस्टमार्टम करके आता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है, इसका मतलब ये है। और बारीकी से अगर जजमेंट को ना पढ़ा जाए तो लोग कहेंगे कि नहीं, सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अब सिर्फ मेंटेनेंस दिया जाएगा, एविक्शन का आदेश नहीं दिया जाएगा। बताइए,
साफ लिखा हुआ है उसमें। तो बड़ी बारीकियों से जजमेंट को पढ़ना होता है और इसी तरीके से आपको इंटरप्रेट करना होता है प्रत्येक क्लॉज को। हमें क्या था, हम 2 मिनट में निकल जाते हैं। हम आपको बता भी इसीलिए रहे हैं कि ताकि जब आप यहाँ से जाएं, जब कभी भी आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं हो। आप अगर कंप्लीट कर पे गए 20 पेपर पढ़ के, आपको तो पाला पड़ेगा 4,500 यूनिट से। तो हर एक के लिए कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा। आपको पाला पड़ेंगे लर्नेड काउंसिल से, जो अपना नाम इतना बड़ा बड़ा रखेंगे, मतलब नाम बड़ा नहीं हो जाता है वही रहता है, नाम बड़ा हो जाता है। तो उसके बाद आप उनसे जिरह करेंगे तो किस पॉइंट पे जजेज आपसे क्वेरी करेंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। किस वजह से गलतियां क्यों होती हैं? क्यों? अपील का प्रोविजंस है। नीचे ही कोर्ट गलती कर देता है, वहीं डिसाइड कर दे, बात समाप्त हो जाएगी। अपील की जरूरत क्या है? गलतियां हैं तो अपील है, अपील है तो है, क्यूरेटिव पिटीशन तक है। आप चले जाइए और परेशान हो जाइए। पता है ना 67 ईयर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था कि अगर ट्रायल कोर्ट ने अगर ऑर्डर 7 रूल 11 को समझ लिया होता तो प्लेंटिफ का 67 ईयर बर्बाद न होता। बताइए 67 ईयर कम नहीं होता है। 2 जनरेशन 3 जनरेशन निकल जाएगा। आपके हाथ में क्या मिलेगा? कागज का एक टुकड़ा, और उसमें क्या लिखा रहेगा? माफीनामा। कौन माफी मांगे? तो कोशिश ये कीजिए कि आपके हाथ से अन्याय न हो। जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ाया होगा। हाँ, वो भी पढ़ा होगा, 77 भी पढ़ा होगा। अब फिर बोलेंगे कि पता नहीं कहाँ गया। उससे फर्क नहीं पड़ता। जुडिशियल सर्विस मतलब आपको ऐसा थोड़ी हर चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है किस चीज के लिए? हाँ, सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए। और वो भी तब जब आप गुड फेथ में हैं। आइए देखिए, डेफिनिट का मतलब होता है अंडरस्टैंड। जब हम परिभाषा को डेफिनिट कर देते हैं, उसकी बाउंड्रीज लिमिट कर देते हैं, उससे बाहर जाने का स्कोप ही नहीं छोड़ते हैं, देन वो डेफिनेशन है। तो अगर आप डेफिनेशन दे रहे हैं और साथ ही साथ इसको लागू कहाँ कर रहे हैं? सीआरपीसी में भी और आईसीपीसी में भी, जहां भी साथ मतलब प्रोसीजर लॉ के साथ ना है ये, तो आप इसको वहां लागू करेंगे। एक तरह से आपने इसको डिफाइन कर दिया, मतलब डेफिनेशन देके इसकी बाउंड्री को लिमिट कर दिया। इसके पास स्कोप क्या बचा? तो ये स्टीफन बेकूफ थे क्या, जिन्होंने इंटरप्रिटेशन नाम लिखा था? इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है जो उसके लीगल ग्लॉसरी में उसकी डेफिनेशन है, हम उसकी बात करेंगे। तो ये कहेंगे कि हम जनरल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं मानिए कि इसको जनरल मान लीजिए। देखिए, इसको हमने क्या कहा था कि अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अगर सेल ऑफ गुड्स आप लोगों ने पढ़ा है, हम जस्ट एक इलस्ट्रेशन के लिए दे रहे हैं, वहां सेलर की परिभाषा है। सेलर कौन है? Who sells or promise to नहीं agrees to sell ये किस टेंस में लिखा हुआ है? जो बेचता है या बेचने के लिए सहमत होता है, ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यही है ना? परिभाषा तो इतनी है। अब अगर ये कल मजिस्ट्रेट बन गया, ये बन सकता है, और आपका कोई डिस्प्यूट है इसके साथ और आपने कोई सूट फाइल कर रखा है, तो ये तो कहेगा जाओ पहले डेफिनेशन पढ़ो। वो तो प्रेजेंट टेंस की बात थी, पास्ट टेंस तो उसमें था नहीं। जो बेचता था या जो बेचने का प्रॉमिस करता था, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। तो अगर हम डेफिनेशन में बन जाएंगे तो क्या इसको ठहरा पाएंगे?
लास्ट में पूछिए, ध्यान से सुनिए। हमने क्या कहा, ये प्रेजेंट टेंस में है ना, इसका मतलब ये करता है, और आप बाद में इसने ये बिजनेस छोड़ दिया, तो अब तो करता था, तो बेचता था या बेचने का प्रॉमिस करता था, उस व्यक्ति पे तो लागू नहीं होगा, वो सेलर तो अब रहा नहीं, तो क्या इसको प्रोसिक्यूट या इसको सिविल सूट के कंसर्निंग इसकी लायबिलिटी तय कर पाएंगे? इसलिए ये कहता है कि जब ऐसी स्थिति में हो कि जब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इसका जनरल मीनिंग लीजिएगा। इसलिए इसका मतलब यही है, unless the context otherwise require, यानी जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो तब तक इसका मीनिंग यही होगा। तो चीज इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं तो इसका किस चीज में अर्थ लेते हैं, जो उसका लीगल मीनिंग है उसके कंसर्न। लीगल मीनिंग लेने के बजाय लीगल जब होता है तो इसका मतलब क्या होता है, लीगल मीनिंग कब दिया जाता है, कोई जजमेंट आता है उसमें थोड़ी दिया जाता है, जजमेंट के बाद किसी के साथ डिफिनेशन दिया जाता है, तो उसको जैसा करके दिया है। लेजिस्लेचर बनाता है ना, तो लेजिस्लेचर जिस इंटेंशन से जिस शब्दों का इस्तेमाल करता है, जब हम उसके इंटेंशन की खोज करते हैं तो देन वो कंस्ट्रक्शन। बात समझ में आ रही है? इन तीनों में फर्क, डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, इन तीनों में क्या फर्क है, ये डिफरेंट कर दिया बाउंड्री, इसमें गुंजाइश है, और इसमें जब हम इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करेंगे कि हम लेजिस्लेचर के इंटेंशन को रीड कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हो वो ठीक है, लेजिस्लेचर का जो भी इंटेंशन है उस इंटेंशन की तलाश करते हैं वैसी स्थिति में, तो वो कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो हमारा मानना है कि इसको इंटरप्रिटेशन ही रहने देना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ सीआरपीसी पे लागू नहीं होगा, ये लागू होगा सीपीसी पे भी। ठीक है, आइए कोर्ट के डेफिनेशन को देखते हैं, इसने कोर्ट के डेफिनेशन को क्या कहा। देखिए, दूसरी चीज मीन्स एंड इंक्लूड्स। जब कोई कहता है कि इट मीन्स, तो इसका मतलब यह है वो एग्जॉस्टिव है, उसका एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, उसने जो कह दिया वही है, जो शामिल कर लिया उतना ही है। अगर साफ में और अगर सिर्फ लिखा है इंक्लूड्स, इसका मतलब एक्सटेंसिव है। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है, इसी तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। और अगर ये दोनों लिख दिया तो मीन्स एंड इंक्लूड्स मिलेगा, आगे हम लोग देखेंगे। आप अभी अपने दिमाग जहन में बैठा लीजिए कि ये दोनों शब्द हैं, इसका क्या मतलब होता है। जब ये दोनों लिख दिया तो ये एग्जॉस्टिव हो गया। एग्जॉस्टिव मतलब अब इसमें बाहर से किसी चीज के आने की कोई गुंजाइश नहीं है, जितना कह दिया उतना है। अब देखिए, अगर इसको इंटरप्रेट करते हैं, कोर्ट इंक्लूड्स, इसका मतलब कोर्ट के अंतर्गत सम्मिलित है। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है या मीन्स लिखा है कहीं? और जब सेक्शन 2(5) भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं तो वहां कोर्ट के डेफिनेशन में क्या लिखा है? यही लिखा हुआ है। क्या लिखता है ये? कोर्ट मीन्स। एक जगह इंक्लूसिव डेफिनेशन है, दूसरी जगह मीन्स लिखा हुआ है, और साथ में सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि जो शब्द यहाँ परिभाषित नहीं है, अगर इन जगहों पे परिभाषित है तो उसका वही अर्थ होगा जहाँ वो परिभाषित हैं। यानी कहाँ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन सब जगहों पे जो परिभाषा दी गई है उसका अर्थ वही लिया जाएगा। अगर हम ये दोनों डिफिनेशन को अलग अलग करके देखते हैं तो इसमें क्या लिखता है? ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट।
हम लोग जज और मजिस्ट्रेट को अभी देख चुके हैं, किसको जज किसको मजिस्ट्रेट, तो वो सब के सब शामिल हो गए वहाँ। दूसरी, एंड ऑल पर्सन, साथ साथ ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। ये लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस कहाँ से आया? जुडिशियल प्रोसीडिंग में हम लोग क्या देख रहे थे डिफिनेशन में? जो लीगली में टेक ऑथ मतलब एविडेंस ऑन ऑथ दे रहे थे, यानी ये फिर वही बात कर रहा है कि जहां जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही हो, ये किसको छोड़ दिया? आर्बिट्रेटर को। आर्बिट्रेटर को छोड़ दिया, यानी आर्बिट्रेटर कोर्ट नहीं है। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस पे लागू नहीं होगा? लागू नहीं होगा। अब अगर हम इस डिफिनेशन में जाते हैं तो ये क्या कहता है? कोर्ट मीन्स ए जज, या जज की बात कर रहा है। Who is empowered by law to act judicially alone, यानी वो अकेले बैठा हुआ है सिंगल, तो भी यानी कि बेंच में सिंगल बेंच, और ए बॉडी ऑफ जजेस डिवीजन बेंच, उसपे empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges acting judicially। फिर बात वही आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं, जब वो जुडिशियली एक्ट करेगा तब वो कोर्ट है। बाउंस नहीं निकल रहा है। हमें एक बात बताइए, कमिटमेंट या मतलब कमिटमेंट समझते हैं क्या होता है? सुपुर्दगी की कार्रवाई कौन करता है? सेशन कोर्ट में मामला डायरेक्ट जाता है, वो क्या करते हैं? कमिट करते हैं मामले को, साक्ष्य लेके या नहीं लेके? बिना साक्ष्य ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, वो कमिट कर देंगे। ठीक है, सीआरपीसी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पीछे एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें कौन किस केस को ट्रायल करेगा, उसमें एक सूची दी गई। सेशन कोर्ट के एक्सक्लूसिवली अगर ट्राइबल कोई मामला है तो सेशन कोर्ट ही करेगा। डिफेमेशन का केस कहाँ दायर होता है? सेशन को हमने कह दिया तो आपने कर दिया। डिफेमेशन का केस सेशन कोर्ट में दायर होता है। जब डिफेमेशन राष्ट्रपति राज्यपाल इन लोगों का हो रहा है तब की स्थिति में, 199(2) की बात करें ना, जब राष्ट्रपति और राज्यपाल का डिफेमेशन हुआ है वैसे स्थिति में डायरेक्ट सेशन कोर्ट, अदरवाइज जो प्रोसीडिंग। ठीक है, तो कमिटमेंट के वक्त जब मजिस्ट्रेट मामले को सेशन कोर्ट को सुपुर्द करता है तो क्या वो जज है या जुडिशियली एक्ट कर रहा है? आईपीसी है पुराने वाले किसी के पास? देखिए सेक्शन 19 इसको परिभाषित कर रहा है। सेक्शन 19 आईपीसी जज को उसके एलिस्टेशन डे को देखिए, पढ़िए किसके? A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge. क्या लिख दिया उसने? वैसे स्थिति में वो जज नहीं। देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है एक्सेप्शन। जनरली जो होता है उसका आंसर सब जानते हैं, एक्सेप्शन जहाँ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछेगा आपसे। उसका ध्यान इस पे रहता है कि आप इस चीज को जानते हैं कि नहीं, इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। वैसे स्थिति में वो जज नहीं है, जज है बट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, जज तो वो है बट जज नहीं है। Temporary नहीं। अरे वो जुडिशियल एक्ट नहीं कर रहा है, लीगल माइंड नहीं लगा।
समझ रहे हैं? वो तो कमिट कर दे रहा है ना, अब तो मामला सेशन कोर्ट में जाएगा, वो सुनेंगे। तो कमिटमेंट का एक जो प्रोसेस है, उसने एक आप कहिएगा कि एक डिपार्टमेंटल वर्क उसने किया, या उसके अंतर्गत जो उसके प्रोसेस है उसमें जुडिशियल माइंड का इस्तेमाल उसने नहीं किया है। उसके ऊपर चूंकि वो उसका ट्रायल कर ही नहीं सकता था, इसलिए वो उसको कमिट कर रहा है, इसलिए वैसे स्थिति में वो जज नहीं। यहाँ तक क्लियर है? तो इससे क्या निकल के आया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ लागू होगा? अगर हम टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करें तो कहाँ लागू होगा? उसने लिखा नहीं है, उसे लिखना चाहिए था इंडिया में। और इंडिया का मतलब अगर हम बोलें कि इंडिया का क्या मतलब है, तो आपका क्या आंसर होगा? जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हाँ, और उधर पूर्वांचल के उधर तक, यही है। क्या है आंसर बताइए? व्हाट इज इंडिया? अगर हम कहें कि कहाँ इसका एक्सटेंट है तो क्या बोलेंगे कि इसका एक्सटेंट कहाँ तक है? होल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? 12 nautical miles. हाँ? 2 nautical miles भी है, 12 nautical miles. Boundaries 12 nautical miles का बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और चलिए हम लोग देखते हैं। पहला तो ये कि जितने भी टेरिटरीज हैं स्टेट के, स्टेट टेरिटरी कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? वेरी गुड। यानी 28 स्टेट्स के टेरिटरी, दूसरा 8 यूनियन टेरिटरी, थर्ड ऐसे वो सभी क्षेत्र जो बाद में एक्वायर किए जा सके अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो भी तो टेरिटरी ऑफ स्टेट है। वो और सैने कहा कि जो हमारा समुद्र का किनारा है उसका 12 नॉटिकल माइल्स, जनरली 3 to 12 सैंक्शन है, हमारे यहाँ 12 सैंक्शन, यानी 12 नॉटिकल माइल्स तक वो इंडियन टेरिटरी कहलाता है। यहाँ लागू हो जाएगा। इंडियन एम्बेसी पे, जो रजिस्टर्ड है, इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी समझते हैं क्या है? दूतावास। जिस कंट्री में जहाँ भी आपके एम्बेसडर जाते हो उसको एम्बेसी, तो वो माना जाता है कि उस कंट्री का ही क्षेत्र है, यानी एम्बेसी। और जो शिप या रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड कहाँ? इंडिया शिप रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट और और जो सिटीजन है हमारे, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया जो बाहर जाके कॉन्फ्रेंस करे वैसे स्थिति में, और नॉन सिटीजन वो इंडियन टेरिटरी में हो, जो इंडियन टेरिटरी में हो या इंडियन रजिस्टर्ड शिप में हो, इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट में हो, वो उन सब पे, और साथ ही साथ हमारा जितना टेरिटोरियल है उसके ऊपर आसमान तक कुछ भी, नीचे समुद्र ऊपर आसमान, समझ गया? कंप्यूटर रिसोर्सेज, हाँ? क्या सर? कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज भी तो बात ये है ना कि कोई यहाँ करेगा, कोई कहीं करेगा, तो जहाँ भी बैठेगा। इफेक्ट इंडिया पर करेगा। हाँ, वो तो हम लोग 108A देखे थे ना अबेटमेंट के कंसर्निंग। ये तो हमने टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बताया, जो इसने नहीं बताया कि कहाँ लागू है।
इसने लिखा था क्या? जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में इस बात की चर्चा है कि होल ऑफ इंडिया। आईपीसी आईपीसी में Yes, sir. वहाँ लिखा हुआ है, जानते हैं क्या? एक्सेप्ट जम्मू एंड, तो अब तो वो बात नहीं है। हमें देखना है कि एक तो ये, जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहे हैं तो ये लागू हो रही है सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट के बिफोर, और जब वो कोर्ट अपना जुडिशियल वर्क कर रहा है तब, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा है वैसे स्थिति में नहीं। दूसरी चीज, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अगर कहीं हो रही है तो क्या वहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा? देखिए, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग वो स्थिति है जिसको हम न सिविल मामला कर सकते हैं न क्रिमिनल मामला कर सकते हैं। तो वैसे स्थिति में वहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा। अच्छा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा तो मतलब फैसला कैसे करेंगे? फैसला तो करेंगे, वो तो एविडेंस नहीं ले सकते थे। हाँ, तो बिना एविडेंस के हम कैसे, मतलब किस प्रक्रिया का पालन करेंगे? कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। उनका अपना बाईलॉज है, उस बायलॉज में क्या एविडेंस के कंसर्निंग कोई प्रोविजंस है? उनका अपना डिसिप्लिनरी एक्ट लिखा हुआ है। जैसे हमने फिर कहा, देखिए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अलग है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अलग है। हम लोग दोनों की चर्चा करेंगे अभी। पहले तो आप समझ लीजिए कि जहाँ लागू नहीं होता है वहाँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का अपनाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? बोलने, राइट टू डिफेंस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस 3 है सर। क्या है? नो पार्टी शुड बी हियर। कोई भी अपना केस खुद नहीं कर सकता है जज। इनका कहना है कि 3 सिद्धांत है प्राकृतिक न्याय का। वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामलों में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। दूसरा, दूसरे पक्ष को भी सुनो, और तीसरा, न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। ये तो एविडेंस के तौर पे कैसे लागू? ये तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, बट एविडेंस के कंसर्निंग नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या है? उसके भी 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला, कोई भी पक्षकार जिन जिन साक्ष्यों पे भरोसा करता है उन सभी साक्ष्यों को दिए जाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। साक्ष्य कंसर्निंग नेचुरल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं। दूसरा, अपोजिट पार्टी का साक्ष्य उसकी उपस्थिति में लिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन से होके गुजरना पड़ेगा। और तीसरा, किसी भी ऐसे तथ्य या साक्ष्य पे आप कोई भी निर्णय नहीं देंगे जिसके लिए सुनवाई का आपने रीजनेबल अवसर सामने वाले को नहीं दिया। ये है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू एविडेंस। इन तीनों प्रिंसिपल को फॉलो करके फिर वो अपना काम करेंगे। अब सवाल यह है कि हमने आपको अभी बताया था कि प्रिपोर्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इन दोनों के कंसर्निंग हम क्या करेंगे अगर मामला डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का है। तो हमने क्या कहा, या तो ये सिविल मामला है या तो ये क्रिमिनल मामला है। वैसे स्थिति में क्या इसका स्टैंडर्ड प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ एविडेंस वही रहेगा? हम कौन सा सिद्धांत अपनाएं यहाँ, प्रिपोर्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का? सर में हमने बताया ना, सिविल मामले क्रिमिनल मामलों में दोनों में साक्ष्य देने के तरीके बदल जाते हैं, और ये मामला ना तो सिविल है ना क्रिमिनल है। और डिसिप्लिनरी एक्शन में या प्रोसीडिंग में क्या होता है, वो मामला कैसा होता है, वो सिविल होता है या क्रिमिनल होता है? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगर प्रमाणित हो गया तो क्या किया जाता है? उस व्यक्ति को टर्मिनेट कर दिया, तो सजा दिया ना,
सजा किसमें दी जाती है? क्रिमिनल मामले में। तो वैसे स्थिति में जब मामला डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का हो, वहाँ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का प्रिंसिपल लगाएंगे। लेकिन जब मामला न सिविल हो न क्रिमिनल हो, यानी किसकी बात कर रहे हैं? डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की। तो वैसे स्थिति में वो जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, उसके तहत हम मामले का निपटारा करेंगे। बात समझ में आ रही है? सर साक्ष्य का 3 नियम है, तीसरा नियम क्या होना चाहिए? साक्ष्य लेने का जो तरीका होता है, 3 नेचुरल जस्टिस का, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। कोई पक्षकार जिन्हें साक्ष्य को घोषणा करता है उसको साक्ष्य देने का मौका मिलना चाहिए, 3 मौका रहता है। हाँ, दूसरा प्रतिपक्षी का साक्ष्य उसकी उपस्थिति में लेना चाहिए और क्रॉस एग्जामिनेशन का दूसरे पक्ष को अवसर देना चाहिए। तीसरा ये था कि कोई भी ऐसे तथ्य या साक्ष्य पे कोई भी निर्णय नहीं पारित किया जाना चाहिए जिसके संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया। अच्छा, धीरे धीरे बोले। कोई भी व्यक्ति को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिए बगैर उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अब ठीक है, ये स्पीड रखें। आइए, अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हमने जब सेक्शन 1 में देखा, ये किन पे लागू नहीं होगा? एफिडेविट एंड आर्बिट्रेटर, इन पे लागू नहीं होगा। जी बता रहे हैं, लागू नहीं होना और एफिडेविट को साक्ष्य के तौर पे पेश करना, क्या दोनों एक चीज है? एफिडेविट समझते हैं क्या है? एफिडेविट हमने क्या कहा था लास्ट क्लास में, साक्ष्य को जब बता रहे थे तो ये डिपोजिशन। अभी साक्ष्य क्या है? डिपोनेंट किसको कहते हैं? जो एफिडेविट के माध्यम से कोई बात करता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि एफिडेविट साक्ष्य नहीं है और ये क्या कर रहा है कि एफिडेविट पे लागू नहीं होगा। सिविल में जो एफिडेविट कर से लोग फाइल करते हैं वो क्या है? क्या सर? सिविल केसेस में देखे हैं, हाँ, हाँ। एफिडेविट पर लिख कर रिटन में दे देते हैं, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन उस पर होता है, हाँ सर, वो क्या है? सब बता रहे हैं सर, सब बता रहे हैं। आप पेशेंस रखिए, हम बता रहे हैं। पहली बात, एफिडेविट का प्रोविजन कहाँ है? अगर हम सीपीसी की बात करें, देखिए हम सीपीसी लिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वही लिखते हैं। क्या है? द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। आपकी सुविधा के अनुसार से सीपीसी लिख रहे हैं। इसका है ऑर्डर 19, ऑर्डर 19 और इसमें 3 प्रोविजंस, रूल 1, 2, 3। और क्या कहते हैं इसको? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें साथ ही साथ सेक्शन 139 ऑफ सीपीसी। धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा।
ये सब चीजें ना आप अभी लगेगा कि थोड़ा सा मुश्किल है, बाद में चूंकि सीपीसी तो पढ़ना ही है तो वहाँ तो इसकी जरूरत पड़ेगी, वहाँ भी हम लोग समझेंगे। लेकिन हमने कहा था लास्ट क्लास में कि कोई भी लॉ आइसोलेटेड नहीं है, वो सब जगह से हम उसका हेल्प लेके ही तब उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे, तब वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होगा, लीगल इंटरप्रिटेशन होगा। अगर हम बात कर रहे हैं एफिडेविट की, तो एफिडेविट की चर्चा दोनों जगह है और एज ए साक्ष्य के तौर पे। एफिडेविट कहाँ करवाया जाता है और कहीं नहीं? इसकी चर्चा यहाँ की गई है, यहाँ की गई है। एफिडेविट आप कहाँ करवाएंगे? कोई भी मजिस्ट्रेट चाहे जुडिशियल हो या फिर जज हो, उसके समक्ष एफिडेविट करवाया जा सकता है? नहीं करवाते हैं, नहीं, नोटरी पब्लिक इजिली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए आप लोग वहां चले जाते हैं। दूसरा, कोई नोटरी जो अपॉइंटमेंट हो, जिसकी अपॉइंटमेंट हुई हो नोटरी एक्ट 1952 के तहत, कमिश्नर ऑन ऑफ ओथ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। डीएम हाई कोर्ट जी, हाई कोर्ट अपॉइंट करता है कमिश्नर ऑन ओथ को। वहाँ आपके पास अगर एक्ट है तो देख लीजिए, वहां लिखा हुआ है कि ये लोग कहाँ कहाँ किसके द्वारा करवाया जाता है। हमने आपको प्रोविजन बता दिया। क्या होता है एफिडेविट में? जो आप जान लो वही सत्यापन। दो बातें समझ लीजिए, एक तो होता है आपका नॉलेज, एक होता है आपका बिलीफ, विश्वास। एफिडेविट में वही बातें लिखी जाती हैं जो आप अपने ज्ञान के, अपने नॉलेज के माध्यम से आप उसको साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरलोकेटरी ऑर्डर लेना हो, इंजंक्शन ग्रांट करवाना हो तुरंत, वैसी स्थिति में आपका बिलीफ भी काम में आता है। उसके तहत भी आप एफिडेविट डालते हैं, नहीं डालते हैं? एफिडेविट कहाँ कहाँ डालते हैं जो न्यायालय की परंपरा है? एक तो ये कि जब आप कोई सूट ट्रांसफर करवाते हैं एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, वहाँ। दूसरा, इंटरलोकेटरी ऑर्डर लेते वक्त, या इंटरलोकेटरी मतलब इंजंक्शन लेना है आपको, वैसे स्थिति में आप डालते हैं एफिडेविट। तीसरी, आप जब लिमिटेशन पीरियड इनहांस करवाने के लिए लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 के तहत एफिडेविट डालते हैं। और कोर्ट कभी कभी कहता है एफिडेविट पे दो, एफिडेविट पे दो। तो किसको पावर है? कोर्ट को। पहला बात समझ लीजिए कि 2002 में अमेंडमेंट आया और उसने ऑर्डर 18 रूल 4(1) में ये व्यवस्था कर दी कि प्रत्येक साक्षी का मुख्य परीक्षा एग्जामिनेशन चीफ shall be on affidavit। आप बोल रहे थे ना, तो एफिडेविट पे देंगे। हाई कोर्ट में आप एफिडेविट देते हैं, पिटीशन डालते हैं, रिट पिटीशन डालते हैं, विदाउट एफिडेविट की एफिडेविट। उसके बाद क्या होता है? काउंटर एफिडेविट। कौन फाइल करता है? अपोजिट पार्टी। पहली चीज ये कि एफिडेविट में आप सिर्फ उन्हीं बातों का उल्लेख करेंगे जो अपने ज्ञान के माध्यम से आप उसको साबित कर सकते हैं। इंटरलोकेटरी मामलों में जहां आपको इंजेक्शन लेना हो वहां बिलीफ यकीन करेंगे, लेकिन बिलीफ का ग्राउंड लिखेंगे। अगर आपने कोई आर्गुमेंटिव जिसमें तर्क की संभावना है वो चीजें लिखा, किसी डॉक्यूमेंट का कोटेशन डाल रखा है, कोई हियर से एविडेंस डाल रखा है, तो फिर आप तैयार रहिए कॉस्ट पे करने के लिए, क्योंकि ये नहीं डाला जाता है। ठीक है? कोई भी कोर्ट, मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय एफिडेविट पे साक्ष्य देने के लिए परमिट कर सकता है।
कहाँ से है ये सब? एफिडेविट पे साक्ष्य दे दिए तो क्या वो साक्ष्य की तरह ट्रीट होगा? दूसरा अपॉर्चुनिटी होगा सर। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन। दो बातें, हाँ राइट, वेरी गुड। दो बातें हैं आपके पास। जैसे ही कोई एफिडेविट दिया जाता है, आपके पास दो अपॉर्चुनिटी आती है। या तो आप काउंटर एफिडेविट डालिए, या आप कोर्ट से कहिए कि जो डिपोनेंट है हम उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए। ये दो अपॉर्चुनिटी है। ये दोनों ही अपॉर्चुनिटी अगर आपने अवेल नहीं की तो वैसे स्थिति में एफिडेविट एविडेंस बन जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करके एफिडेविट पर भी किया क्रॉस कर सकते हैं। जब आप अपना राइट वेव ऑफ कर दीजिएगा तो वो बन जाएगा। नहीं सर, हम कह रहे हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछते हैं ओरली, हाँ, उन्हें पूछ करके एफिडेविट पर ही हम भी दे सकते हैं सर। काउंटर एफिडेविट, जी, यस, काउंटर एफिडेविट देना ही होता है। क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत क्यों नहीं? आपको लग रहा है कि नहीं, लेकिन तब ये होना चाहिए कि आपका इंटेंशन बोनाफाइड होना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले को परेशान करने के लिए उसको बुलाए, और ये डिसीजन कोर्ट लेगा। अगर इस पर्पज से आप बुला रहे हैं, कोर्ट ने परमिट कर दिया, तो देन वैसे स्थिति में एफिडेविट एविडेंस नहीं होगा। हमने क्या कहा कि अगर आपने काउंटर एफिडेविट नहीं किया, क्रॉस नहीं किया, ये दोनों ऑप्शन आपने छोड़ दिया, वैसे स्थिति में वो एफिडेविट एविडेंस हो जाएगा। अब मेरी बात को समझ रहे हैं? एविडेंस पे नहीं लागू होना और एविडेंस होना, ये दोनों में फर्क है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है कि एफिडेविट पे लागू नहीं होता है, लेकिन ये मोड ऑफ ये एविडेंस होगा, ऐसी बात है। ये मोड ऑफ एविडेंस है। समझ रहे हैं? यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। आप कोर्ट के दिन रात की कार्रवाई में इस चीज को देखते हैं। एफिडेविट पढ़ा, काउंटर एफिडेविट पढ़ा, आप लोग काउंटर एफिडेविट तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन आपके पास राइट है। वैसे स्थिति में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से कि हम उस व्यक्ति के डिपोनेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं। ये हाई कोर्ट में भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, एनी कोर्ट लिखा हुआ है, एनी कोर्ट, उसमें हाई कोर्ट भी शामिल है। सीपीसी हाई कोर्ट पे लागू होता है, पता है ना? 115 देखिएगा, कौन लागू होता है? 115, 117 सब लागू होता है हाई कोर्ट पे। वो भले कोई भी कह दे आई एम इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविल रिट जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब ये नहीं है। 154 क्या 154 151 समझ गया इन सब चीजों? यहाँ तक तो क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट अब क्या निकल के आया कि एफिडेविट पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा, लेकिन एफिडेविट मोड ऑफ एविडेंस है। किन परिस्थितियों में? जब कोर्ट ऑर्डर 19-123 के तहत काम करे या फिर इसके तहत काम करे। जब ये काम कर रहा है तो देन ये मोड ऑफ एविडेंस है। एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। बिल्कुल मत कहिएगा कि एफिडेविट है तो लागू होगा ही नहीं या वो एविडेंस नहीं होगा, लेकिन इस कंडीशन को उसको फुलफिल करना होगा। ठीक है? नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। एक जजमेंट था उसमें फिएट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डॉक्टर जाहिद हुसैन। उसमें कहा गया कि जो कंज्यूमर फोरम है और कमीशन है, आयोग है, उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता। किस पे? कमीशन आयोग, केस लॉ, कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम आयोग। तो केस लॉ की बात बताओ। जी कौन सा केस? फिएट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फिएट कार। फिएट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डॉक्टर जाहिद 2003 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। क्या कहा उसने? कंज्यूमर फोरम और कमीशन।
पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है तो मतलब फिर समझ लीजिएगा क्या होता है, क्या होता है। डिसिप्लिनरी होगा या फिर वो डिपार्टमेंटल होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, समझ रहे हैं। आर्बिट्रेटर, देखिए आर्बिट्रेटर कोर्ट नहीं है, कोर्ट की परिभाषा में हम लोग देख चुके हैं, ये कोर्ट नहीं है। और आर्बिट्रेशन पे एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। कारण इसके एक सेक्शन है, सेक्शन 19 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, उसका सेक्शन 19 है जिसमें ये कहता है कि एविडेंस एक्ट इसके ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखेगा और लागू तो वैसे भी नहीं होगा। क्यों नहीं लागू करते हैं? आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, हम किसी मध्यस्थ को ये काम सौंप रहे हैं। सेक्शन 87 में है ना, सीपीसी में क्या है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। जब हम कोर्ट का से अलग हट के कोई मामला का सेटल कर रहे हैं, एक आर्बिट्रेटर नियुक्त कर रहे हैं। तो उसके तहत नियुक्त करने के पीछे पर्पस ये है कि अगर हम कोर्ट के मामले में जाएंगे तो वो लेंदी चलेगा, लंबी प्रक्रिया चलेगी। अगर सारी चीज़ों को फॉलो करने लगे, सीपीसी फॉलो करें, इन सब चीज़ों को, लंबी प्रक्रिया चलेगी। हमने आर्बिट्रेटर नियुक्त करके, आपको मध्यस्थ नियुक्त करके आपके बीच समझौता कराने का प्रयास किया। वैसी स्थिति में हम इस लेंदी प्रोसेस से बचने के लिए आपको कह रहे हैं कि उससे प्रोसेस को, मतलब इस पे ये लागू नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये कोर्ट भी नहीं है, कोर्ट की परिभाषा में हमने देख लिया, ये कोर्ट भी नहीं है। तीसरी चीज, अगर आप इसको तुरंत चाहते हैं कि जस्टिस हो, इस तरह की बात हो, अगर लागू नहीं होगा तो फिर क्या लागू होगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहां तक समझ रहे हैं? यस। दूसरी चीज है कमीशंस। कमीशंस जब नियुक्त किया जाता है, कमीशन कहाँ नियुक्त करते हैं? वहां भी प्रोविजन है सीपीसी में, सेक्शन 76 5 to 78 and order 26 rule 17 और भारतीय ये कमीशन की बात कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकने की स्थिति में है, उसको कमिश्नर नियुक्त करके उसके साक्ष्य को रिकॉर्ड करने की बात की जब हम भेजते हैं, तो क्या उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा? होगा। जब हम कमीशन नियुक्त करते हैं तो वैसे स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा, क्योंकि कमीशन कौन नियुक्त कर रहा है? कोर्ट कर रहा है। किस परिस्थिति में कर रहा है? सारी चीजें। एफिडेविट क्या कभी भी साक्ष्य नहीं बन सकता है? मान लीजिए जिस व्यक्ति ने एफिडेविट कर रखा है उसकी मृत्यु हो जाए, डाइंग डिक्लेरेशन की कंडीशन क्या क्या है? सेक्शन 32 नॉट डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन 32 सॉरी 32 अब तो करना दूसरा पड़ेगा ना, अब क्या कहें? तो वैसे स्थिति में जब व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकता है, जिसकी मृत्यु हो गई है या जिसका बुलाना इतना मतलब एक्सपेंसिव है कि वो रिजनेबली और जस्टिफिएबल नहीं है, उन सभी कंडीशंस को, या जिसकी यादाश्त चली गई है जिस कारण से भी कभी उसने एफिडेविट दे रखा है, वैसे स्थिति में अगर उस प्रोविजंस को वो जस्टिफाई कर रहा है तो वैसे स्थिति में एफिडेविट एज ए एविडेंस इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेशंस